हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को बोर्ड पेपर का कुछ डिस्कशन करूंगा आज, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आने वाले 21 तारीख को जो आप लोगों का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, उसमें 90% से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, पिछले भी रिकॉर्ड रहा है। तो आज हम लोग को चैप्टर वाइज कुछ जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जो बच्चे कम पढ़ पाए हैं या जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, उसको बेसिक ध्यान देते हुए हम लोग चैप्टर वाइज डिवीजन बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान रखें और इसको नोट करें। जैसे पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके दो तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है आपका एलसीएम और एचसीएफ बन सकते हैं। तो इसमें जो है हम आपको जनरली बताएंगे कि इन दोनों में रिलेशन में क्या बनेंगे। दो नंबर का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, दो मेथड है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उस पर आप लोग पढ़ लेंगे, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक है आपका डिवीजन मेथड। तो आप एलसीएम और एचसीएफ में एक क्वेश्चन कंफर्म है दो नंबर का निकालना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3, एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 5। इनका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, दिया हुआ है। एलसीएम आपको 3 दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है 5। आपको दोनों नंबर भी दिया है, एचसीएफ भी दिया है। तो आपको निकालना क्या है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। मान लीजिए वो नंबर है आपका एक 430 और दूसरा नंबर आपको पता नहीं, तो आपको क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि जो लसा और मासा का गुणनफल होगा वो प्रथम संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो आप एलसीएम जगह वैल्यू पुट कर देंगे, एचसीएफ की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट नंबर दिया हुआ, सेकंड निकल के आ जाएगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर 100% बनना है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। दूसरा इसमें है इरेशनल और रेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का प्रूविंग। बार बार आता है, कई सालों से आ भी रहा है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में प्रूविंग में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर कर लीजिए। जैसे √2 का प्रूविंग, √3 का प्रूविंग और √5 का प्रूविंग और √7 का प्रूविंग। इसके अलावा कोई ऐसा प्रूविंग बनेगा नहीं। इनके साथ जुड़ क्या जाता है, जुड़ ये जाता है जैसे √2 आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। √3 भी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। इसमें अब क्वेश्चन जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें जोड़ देता है, जैसे 2√2 प्रूव करिए कि इरेशनल है कि इरेशनल। तो आपको पता है कि जब कोई संख्या इरेशनल है उसमें कोई सी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इरेशनल ही हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो प्रूविंग करना होगा, तो आप तुरंत इसको लेट करेंगे। लेट, सबकी प्रूविंग का कॉन्सेप्ट एक ही है, लेट P/Q इज इक्वल टू √2। ये तो सिंपल वे में हो गया। अगर इसके साथ कोई मल्टीपल का संख्या आ जाएगा तो आप यहां लिख दीजिएगा 3√2। आप क्या करेंगे, P/3Q इज इक्वल टू √2। अब आपको ये पता है कंट्राडिक्शन में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो इनके साथ जो भी प्रोडक्ट होगा वो इरेशनल होगा। इनके आगे आप लिख देंगे P/3Q इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जब पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं मतलब एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो √2 का कोई भी मल्टीपल करोगे तो आप वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो बस आपको फॉर्मेट वही अपनाना है, √2, √3, √5, √7 का। इनके साथ अगर कोई मल्टीपल आ जाता है तो उसके मल्टीपल के साथ भी आप इक्वेशन नंबर प्रूव कर लेंगे। ये क्वेश्चन 110% फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये आएगा क्वेश्चन 3 नंबर में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रूट का आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि वो संख्या बताइए जो अपरिमेय है। तो रूट में हर एक नंबर अपरिमेय नहीं होता है, जिसका रूट नहीं निकलता है। जैसे √4 कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, क्या है, तो √4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 2, तो ये आपका रेशनल नंबर है 2/1, जिसे P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद आपका बनता है जो आपके डेसिमल का निरूपण आता है। जैसे कोई भी संख्याएं बार लाइन में दी हुई हैं तो उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो वो देख लीजिए दशमलव में या फ्रैक्शन रेशनल नंबर में। तो उसका पार्ट है आपका, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी आपको 2.3 लाइन पे बार, तो एक डिजिट नंबर पे अगर बार लाइन है तो अगर एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताए तो 3/9 हो जाता है। या तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू इतना हो गया, तो एक डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x बराबर 23 ये 3 बार का मतलब 3 चलता रहेगा। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो आप सेकेंड से इक्वेशन करेंगे 10x माइनस x इक्वल टू 23.3 माइनस 2.3। 3 बार लाइन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 21, इधर आ जाएगा 9x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 21/9। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये फ्रैक्शन में आ गया रेशनल नंबर में, तो कभी बार लाइन का अगर रेशनल नंबर बदलने के लिए आएगा किसी भी कॉन्सेप्ट पे, बस यहाँ ध्यान रखना है एक डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई,
2 डिजिट पे डेसिमल है तो आपका 100 से मल्टीप्लाई, 3 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन चलता है 21/9। इसका डायरेक्ट हम अगर हम आपको बता दें डायरेक्ट बदलने के लिए तो आपको क्या करना है, चुपचाप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट कैसे बदलेंगे, देखिए 2 फ्रेश नंबर है, कंप्लीट नंबर है, तो 2 को रखिएगा, ये 60 रिवीजन है, 60 का देखिए 2 प्लस डेसिमल के बाद आपका एक बार लाइन लगी है तो 3/9 कर लीजिएगा। अगर 2 बार लाइन लगी है तो 33/9, अगर 3 बार लाइन लगी है तो ये कॉन्सेप्ट ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, तो क्या करोगे 9 2 18 प्लस 3/9, आंसर आ गया 21/9, जो कि आपका पहले था। तो ये 60 ट्रिक है, आपको जितने बार लाइन लगा होगा उतने यहाँ पर नीचे 9 करते जाइएगा, और बी डेसिमल का मतलब फ्रेश नंबर प्लस 3/9 कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव में आप इसका यूज कर सकते हैं। पहला चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, जो सबसे मोस्ट पॉइंट है जो बताने जा रहे हैं अभी, वो आएगा शांत और अशांत चेक करने का तरीका। शांत अशांत चेक करने में क्या है, यानी आपका टर्मिनेशन और नॉन टर्मिनेशन, ये 110% फिक्स है, उसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। टर्मिनेशन नॉन टर्मिनेशन में देख लीजिए, टर्मिनेशन नॉन टर्मिनेशन में क्या हुआ, जैसे कोई भी वैल्यू लोग दे दीजिए, मान लीजिए दे दिया 241 अपॉन 4000 दे दिया, 241 अपॉन 4000। उसके बाद अगर कोई वैल्यू है, मान लीजिए इसमें चेक करेंगे 241 अपॉन 4000 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 4000 का फैक्टर आप इधर किनारे कर लेंगे, पता चल जाएगा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन 2 के पावर n और 5 के पावर का फैक्टर है, कोई भी संख्या 2 के पावर n बेस में और 2 बेस पे और 5 बेस पे फैक्टर है, तो हमेशा वो टर्मिनेट होगा, शांत होगा। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब नॉन रिपीटिंग, 2 वर्ड में आ सकता है, टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। तो शांत चेक करना है तो हमेशा बेस में 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर आता है वो फिर आपका नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा। तो 4000 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 के फैक्टर में आएगा, अब इसका 4000 का फैक्टर कर सकते हैं, चेक करेंगे, अगर नीचे आ गया फिर इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट, अगर 2 और 5 का फैक्टर है, दोनों आपको दिख रहा है कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में 2 और 5 ही होना चाहिए, और 3 या 7 या और प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए। अगर इनका फैक्टर है डिनोमिनेटर में तो वो वैल्यू शांत होगा, टर्मिनेट होगा। अब आता है इसमें 2 केस। पहला केस कि पावर बताना, जैसे 2 और 5 है, 2 और 5 आपका प्राइम नंबर है, तो पूछा जाता है प्राइम नंबर का पावर कितना होगा। ये क्वेश्चन नया है, प्राइम नंबर का पावर का मतलब ये है इन दोनों के पावर क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी m प्लस n। ठीक है, इन जनरल बता रहा हूं मैं, कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं। उसके बाद ये 4000 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 में आएगा, फिर पावर आएगा तो पावर आप दोनों जोड़ के बता देंगे। एक नया क्वेश्चन आएगा, कितने डिजिट बाद ये रिपीट करेगा, तो जिसका m और n में डिग्री ज्यादा होगा, यानी जिसकी वैल्यू बड़ा होगी, उतने डिग्री बाद ये रिपीट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक का हो गया, जो फर्स्ट चैप्टर में आएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, फर्स्ट चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इसके आगे देखिए, सेकेंड चैप्टर में आपका आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये लोग बार बार आप पूछ रहे हैं बोर्ड वालों ने कि नाम दे करके, इस मेथड से आप बताइए कि क्या है एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमारे पास 4 मेथड हैं। पहला एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो 2 मेथड है वो पिछले क्लास में आप कई सालों से पढ़ते हैं, इसलिए वो नहीं पूछते लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैं बता दूं, जैसे कोई भी इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको 2 इक्वेशन दिया होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं एक ट्रिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कभी भूलिएगा नहीं आप लोग। देखिए x अपॉन a1, x अपॉन जब x लिया जाएगा तो a1 a2 को नहीं लेंगे, यानी x के कोएफिशिएंट को नहीं लेते किसको है, b1 और b2 को, तो b1 b2। फिर उसके बाद कौन सा लेंगे कॉन्सेप्ट, c1 और c2 इक्वल टू y लेंगे। y के कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, b वाला पोर्शन गायब करेंगे, अब क्या आएगा c1 c2, उसके बाद क्या आएगा a1 a2 इक्वल टू 1 अपॉन कॉन्स्टेंट को गायब करेंगे, a1 a2 b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे था, रट के जाइएगा, 110% आएगा इस पे क्वेश्चन। अब लिखने का तरीका क्या है, इनका क्रॉस इधर करेंगे माइनस इनका क्रॉस इधर, इनका क्रॉस इधर करेंगे माइनस इनका क्रॉस इधर, इनका क्रॉस इधर करेंगे माइनस इनका क्रॉस इधर करेंगे। तो इसमें क्या करना है कॉन्सेप्ट में, लिखने का तरीका समझ लीजिए, वैल्यू कंपेयर सब लोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन
B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y अपॉन C1A2, y बनाएगा C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सबसे बेसिक तरीका है जिसमें आप वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन 110% फिक्स है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, इसको एकदम रट के जाइएगा। कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद आता है आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्र गुणनफल मैंने बता दिया। ग्राफ में, ग्राफ विधि में आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी, कभी कभी सिंगल ग्राफ आता है, कभी कभी डबल ग्राफ आता है। तो ग्राफ में आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना होता है एक्स और वाई का। कोई भी वैल्यू एज आप चूज कर सकते हैं एक्स का, एक्स चूज करेंगे तो वाई निकलेगा और वाई चूज करेंगे तो एक्स। तो ग्राफ विधि आपको बहुत पहले पढ़ते आए हैं, इसमें नया केवल यही है बज्र गुणनफल विधि, जिसको बोलते हैं हिंदी में बज्र गुणनफल विधि, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ गए होंगे, इसको क्लियर करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मेन है आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है। द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है, इसमें इंग्लिश में दोनों बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में एक जनरल फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गया। अगर ऐसा कोई दिखे फेस का तो आप समझ लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक है। अब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर निकालने के लिए केस बनता है। सबसे पहले जो विविधकर हमें बता दूं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। इससे चेक क्या करते हैं, इससे चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि हमारा जो मूल आएगा, द्विघात समीकरण कितने मूल, दो मूल हैं, इनके रूट्स चेक करते हैं कि किस नेचर का होगा। तो इनके 3 केस होते हैं। पहला केस d इज ग्रेटर देन 0, दूसरा केस होता है d इज इक्वल टू 0, तीसरा केस होता है d इज लेस देन 0। अब d इज लेस देन 0 पे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, तो हम इमेजिनरी शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इमेजिनरी हम लोग क्लास 11th के कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो इमेजिनरी हम लोग नहीं, रूट्स इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी इक्वल होंगे, मूल बराबर होंगे, और ग्रेटर देन 0 में मूल बराबर तो होंगे और वास्तविक होंगे, और लेस देन 0 में क्या होंगे, मूल आभासी होते हैं, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी या वर्चुअल। तो ये तीनों केस हम लोगों ने आपको मार्किंग कर दिया है। d इज लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0। इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा देख लीजिए। मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दे दिया, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया 3k² प्लस 2x प्लस 3 वैल्यू दे दिया आपको। आपसे बोला गया कि इक्वल रूट्स हैं, तो k के मान बताइए। इक्वल रूट्स होने का मतलब क्या है कि d इज इक्वल टू 0। आपके दिमाग में तुरंत ट्रेंड करना चाहिए कि इक्वल रूट्स बोला है, इसका मतलब इक्वल रूट्स मतलब मूल बराबर है, और मूल बराबर कब होते हैं, d बराबर 0 पे होते हैं। अब इस केस में क्या करेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू कितनी है, a b c की वैल्यू सब लोग निकालना जानते हैं। जो स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट होगा वो ये होगा जनरल से, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, लास्ट का जो बचा होगा जो भी होगा विथ साइन वो क्या होगा आपका c होगा। तो इसमें देखिए b² का मतलब होता है बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 3। तो आ जाएगा 4 माइनस 12k इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 4/12। तो ये 4/12 आपका आ जाएगा 1/3, k की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 110% क्वेश्चन मिलेगा, इसको गौर मत करिए। 3-4 ऐसे क्वेश्चन जो आपको बता दिए गए ऑब्जेक्टिव में 110% मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद आपको आता है इसमें चेक करने के लिए क्वाड्रेटिक में कि आपको एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक में, वो आपका ये है कि अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है 2 रूट्स, इस बार 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए कोई क्वाड इक्वेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया। सिलेबस में हालांकि यूपी बोर्ड में नहीं है, लेकिन अगर क्यूबिक का कोई आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके किया जा सकता है, तो क्वेश्चन आने के चांस हैं इस पे। तो क्यूबिक में क्या होगा, आपके क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स में एक रूट्स ऑलरेडी गिवन रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन दिया रहेगा, हैव अ 1 रूट्स इज 3, 1 रूट्स इज 3, एक रूट्स 3 दे दिया, मान लीजिए 3 दे दिया मतलब 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो सबसे पहला काम x इक्वल टू 3 मान लीजिएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस पूरे पॉलिनोमियल को 3 डिग्री पॉलिनोमियल को आप क्या करेंगे, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे।
x-3 से डिवाइड करने के बाद ये बदल जाएगा किसमें, 2 डिग्री पॉलिनोमियल में। 2 डिग्री पॉलिनोमियल बदलने के बाद फिर आप उसका क्वाड्रेटिक लगा देंगे, क्वाड्रेटिक से रूट्स निकाल लेंगे, तो 2 रूट्स 2 डिग्री से निकल जाएगा और 1 रूट से निकल जाएगा, तो टोटल कितने रूट्स हो जाएंगे, 3। तो ये क्वेश्चन नया बन सकता है इस बार, चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि 1 रूट्स दिया रहता है तो किसी को पता ही नहीं रहता कि डिवाइड करके पहले हम लोग 2 डिग्री में जाएंगे, फिर 2 डिग्री से आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा सा हाईली क्वेश्चन आ सकते हैं 6 नंबर में। अब इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो चौथा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, वो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पांचों में से क्या क्या आएंगे वही पढ़ के जाना है। 2-3 क्वेश्चन एकदम आउट है ऐसा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में देख लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति में देख लीजिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है। जनरली आपके ट्रायंगल के क्वेश्चंस, कोलिनियर के क्वेश्चन 110% फिक्स है कि के की वैल्यू बताइए, जबकि ये तीनों कोलिनियर है, हिंदी में बोलते हैं संरेख है। तो संरेख होने का मतलब क्या है, 3 आपको ट्रायंगल, एकदम 100% लिखित क्वेश्चन है 3 नंबर में। ये है A B C, 3 पार्ट हैं। आपको कोऑर्डिनेट मान लीजिए दे दिया आपको k, 3 और 2, 3 और 5, 9, 3 आपको कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। आपसे बोला गया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, यानी कि संरेख है। संरेख होने पे तुरंत आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल तुरंत 0 कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके एरिया 0 करना, तब के का वैल्यू निकालना, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला ध्यान से सब लोग देखें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट, बहुत आज सरल तरीके से इसको लिख रहे हैं, पैटर्न के हिसाब से है, तो याद रखिए x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। आप देख रहे हैं पैटर्न चलता है 1 2 3, 2 3 1 एंड 3 1 2। कभी भूलिएगा तो इस पैटर्न से याद रखिएगा 1 2 3, 3 2 1 और 1 2 3। तो इसमें क्या करता 3 2 1, उसके बाद आता है 3 1 2। तो इसमें ध्यान रखना है, पैटर्न फिर डिस्टर्ब हो गया, ध्यान देखिए 1 2 3 2 3 1, उसके बाद आपका आ जाएगा 3 1 2। तो यहां ध्यान रखना है 1 से स्टार्ट होगा तो x लिया गया तो ब्रैकेट में y2 माइनस y3 होगा, और जो ब्रैकेट में 2 लिया गया x2 का तो y3 माइनस y1 होगा, फिर 3 लिया गया तो y1 माइनस y2 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, रट लीजिए। कोलिनियर के चांसेस ज्यादा हैं, कभी कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा जब निर्देशांक दिए होंगे। तो इस पे 110% क्वेश्चन आएगा। पॉज करके फॉर्मूला एग्जैक्टली नोट कर लीजिए। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताया था। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आ सकता है ये देखिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन थोड़ा उठ के अगर बनेगा तो रेशियो पूछता है, इंटरनली डिवीजन, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग सेक्शन फार्मूला, विभाजन फार्मूला। विभाजन फार्मूले में 2 तरह के विभाजन है, एक इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली, अंतःखंड। तो हम लोग के जो सिलेबस में है क्लास 10th के 30% रिड्यूस सिलेबस में अंतः विभाजन है, इंटरनली डिवीजन है। इंटरनली डिवीजन का मतलब ये है कि जो फार्मूला बनेगा x का mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वेयर m रेशियो n इज सेक्शनल डिवीजन। सेक्शनल डिवीजन का मतलब कोई भी पार्ट अगर डिवाइड होगा तो कितने कितने हिस्से में डिवाइड होगा, m और n के हिस्से में डिवाइड होगा। ये x के कोऑर्डिनेट हो गए, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हम फार्मूला लगा करके x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा ये गौर करिए। ये 2 पॉइंट्स है a और b, मान लीजिए हमने सेक्शनल में m रेशियो n डिवाइड कर दिया, और आपको मैंने बोला x एक्सिस के पैरेलल नहीं, y एक्सिस के पैरेलल इंटरनली डिवीजन करता है। इसका मतलब कि ये y एक्सिस बोला गया है नहीं, x कोऑर्डिनेट 0,
क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। कभी भी जब रेशियो निकालना होगा तो हमेशा कभी ना कभी आपको ये बताया जाएगा कि किस एक्सिस के अबाउट ये कट डिवीजन किया गया है, एक्स के कि वाई एक्सिस के। अगर एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। फिलहाल मैं आपको y एक्सिस के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि चांस है ज्यादातर y एक्सिस से क्वेश्चन आने का है। y एक्सिस जरा तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और आपके इससे कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे 2,3, इससे कोऑर्डिनेट दिए 3,5। तो आप क्या करेंगे, तुरंत x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये पोर्शन हो जाएगा 0। अब बचा इसमें कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होगा, ये वन, क्योंकि नेगेटिव में होने के रीजन क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है मैं बता दूंगा आपको। इसमें एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव में 110% होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव में नहीं होगा तो आप सेक्शनल डिवीजन आ जाएगा नेगेटिव, जो कि इस पॉजिटिव इंटरनली में पॉसिबल नहीं है। केवल संभव है यहाँ पे हमेशा प्लस रेशियो का कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोग अंतःखंड में हमेशा दो बिंदु के बीच के हिस्से को डिवाइड करते हैं, न कि किसी बाहरी हिस्से को। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट फार्मूला सेक्शन फार्मूले पे 2 नंबर 110% बुक है। पेपर के बाद हम मिलवाएंगे कि क्वेश्चन सब मिलेगा जो जो बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करते हैं, हमेशा दो कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट फार्मूले पे एक क्वेश्चन 110% फिक्स है, मैं बताने जा रहा हूं सर्कल का क्वेश्चन। एक सर्कल होगा जिसका एक सेंटर होगा, एक डायमीटर होगा, ठीक है। बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता होंगे, बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y होगा और आपके कोऑर्डिनेट होगा 2, 3 और 4, 5। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से गौर देखिएगा, x और y की वैल्यू निकालनी है। ये आपको डिसाइड करना होगा कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के जो सेंटर है वो बीच में होता है और इक्वी डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि जो सर्कल का रेडियस होगा वो इक्वल होगा, चाहे जितने रेडियस की इनफाइनाइट रेडियस खींच लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। आपको कैसे पता मिड में, क्योंकि सेंटर सर्कल के डायमेट्रिक इंड के मिड पे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 और y2 है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये 100% सर्कल क्वेश्चन फिक्स है, लैंग्वेज में दिया होगा चाहे सर्कल डायरेक्ट बना के दिया होगा। तो क्या होगा, x1 2 प्लस 4 अपॉन 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन 2 यानी 3 आ जाएगा, और y इक्वल कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 अपॉन 2 यानी आपका आ जाएगा 8 अपॉन 2 यानी 4। तो कोऑर्डिनेट जो मीट के आ गए वो कितना आ गए, 3,4। 3/4 वाले में क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट जो निकले हैं सेंटर के वो 3,4 निकला है। ये मिड पॉइंट फार्मूले से लगेगा, ये आपको ध्यान आना चाहिए, क्योंकि सेंटर का हमेशा ये दोनों इंड डायमेट्रिक इंड होता है, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है दोनों इंड के। तो मिड पॉइंट फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन फिक्स है। लास्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता रहा हूं, वो आएगा आपको अवशेषा और ऑर्डिनेट। लोग इस पे गौर नहीं कर रहे हैं, क्लास 9th का पॉइंट है, लेकिन अवशेषा और ऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, भुज और कोटि। तो देखिए इसमें उसी से हम सेंट्रॉइड भी बता देंगे, भुज और कोटि। मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा 2,3 में अवशेषा और ऑर्डिनेट बताइए। तो अवशेषा x होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, y। अवशेषा का x होगा, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y। अवशेषा आपका x हो जाएगा और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y, जिसको हम भुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटि। तो कभी कभी कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं और पूछ लेते हैं कि भुज और कोटि बताइए। पहला पॉइंट तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट इसमें बचेगा सेंट्रॉइड, केंद्रक के निर्देशांक। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, इसके केंद्रक के निर्देशांक जो बार बार आ सकता है सेंटर पे है, तो केंद्रक कैसे बनता है, सेंट्रॉइड बनता है तीनों के मिड पॉइंट के सेक्शन से। पहला मिड पॉइंट, दूसरा एंड तीसरा मिड पॉइंट, तीनों के सेक्शन से बनता है हमेशा सेंट्रॉइड, जिसको बोलते हैं जी। इसके केंद्रक के निर्देशांक मान लीजिए इसके x1 y1 है और इसके x2 y2 है और इसका x3 y3 है। तो इनके जो केंद्र के निर्देशांक बनेंगे वो बीच में बनेंगे, x की वैल्यू जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए आता है, तो कुछ नहीं करना आपको, खाली सेंटर के आपके क्या करना है, तीनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं और तीनों के x1 y1 x2 x3 सब जोड़ करके आपको निकाल लेना है x और y की वैल्यू। तो ये आपके केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। इस पॉइंट से आपको क्लियर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इससे तक कुछ नहीं आएगा, बहुत सिंपल पॉइंट है। और हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो छूट गया वो डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फार्मूले पे 2 क्वेश्चन 110% फिक्स है, और आएगा क्या वो देख लीजिए। डिस्टेंस फार्मूले में जो क्वेश्चन आएगा हमेशा कहेगा फाइंड द डिस्टेंस, यानी दूरी निकालो किसका, 2 कोऑर्डिनेट का, एक्स अक्ष से दूरी। तो मैं आपको बता दूं एक्स अक्ष से दूरी निकालने के लिए कभी भी डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पिछली बार क्वेश्चन में आया था, बच्चों ने गलत करके आया था। एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको खाली वाई के कोऑर्डिनेट बता देने हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पे तो आपका वाई वैसे भी 0 है। देखिए एक्स डैश मैं बता दूं एक्स और वाई डैश। जैसे पूछा गया आपको कि एक्स अक्ष यानी वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स अक्ष से दूरी मतलब आपको ये बोला गया एक्स इक्वल टू मान लीजिए 3 है, तो ये वाई अक्ष से दूरी हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो ये मान लीजिए ये 2 है, अगर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 3,2। तो कभी ऐसे दिया हो कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से बोलेगा तो उनका अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ओरिजिन से बोलेगा तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। तो ओरिजिन से अगर बोलता है कोई डिस्टेंस तो आपको एक कोऑर्डिनेट केवल दिया होगा, 2 कोऑर्डिनेट ढूंढने मत लगना वहां पे। 2 कोऑर्डिनेट ढूंढने का मतलब ये है कि आपको फिर जानकारी नहीं है। ओरिजिन या मूल बिंदु के निर्देशांक अगर बोल दिया तो समझ लीजिए कि एक कोऑर्डिनेट आपके पास 0,0 है, दूसरा जो उन्होंने दिया है 2,3। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x1 है ये y1 है, x2 है y2 है। अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे d बराबर, फार्मूला ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आपकी मर्जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, चाहे x1 माइनस x2 का, भूलने पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो कोई टेंशन की बात नहीं। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 3 है, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 4 + 9 अंडर रूट 13 एंड नॉट एन आंसर, एग्जैक्टली आंसर भी 13 इकाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बोलते हैं इकाई और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो ये ध्यान रखना, इसके पीछे यूनिट लिखा होगा, आंसर नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई ना कोई डिस्टेंस किसी न किसी डायमेंशन में रहा होगा, आपको नहीं दिया होता है तो यूनिट लिखिए, अगर दिया है तो मीटर सेंटीमीटर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है। एग्जैक्टली। अब आते हैं हम कोई बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो त्रिभुज। पिछली बार त्रिभुज ने 30 नंबर के क्वेश्चन दे दिए थे तो आधा लोग साफ हो गए थे। तो त्रिभुज में हम 2-3 थ्योरम बताएंगे, वो थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइक थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हम परिचय देते हुए आपको बता देंगे थेल्स थ्योरम की पूरी प्रूविंग, और क्वेश्चन के रूप केवल 3 हैं। 3 रूप से क्वेश्चन अगर आपने बना लिया थेल्स थ्योरम में तो आपका कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता ट्रायंगल का। तो देखिए थेल्स थ्योरम पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम और सबसे ताकत होगा मैथमेटिक्स का, समझिए किंग होगा थेल्स थ्योरम। इस पेपर में थेल्स प्रमेय, कई थेल्स प्रमेय भी लिखते हैं, थेल्स प्रमेय हमने लिख दिया, अपना इंग्लिश हिंदी देखते रहिएगा। थेल्स थ्योरम में आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी ट्रायंगल होगा तो अगर किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दे, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे 3 केस हो सकता है बेटा। तो एक केस में बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा, थेल्स थ्योरम को पूरी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ भी लेंगे। और जो करें 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं और 1 प्रूविंग में बन सकता है। थेल्स थ्योरम में क्या करेंगे, मान लीजिए कोई किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दी गई जिसका नाम हमने डी दिया। तो किसी भी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची गई है तो उनके जो रेशियो होते हैं, रेशियो का मतलब बेटा मैं तीनों कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं यहां, ध्यान से देखेंगे। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया। थेल्स थ्योरम में कहीं ऐसा आएगा, इस पे न्यूमेरिकल एकदम फिक्स है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में ए दोनों का वैल्यू दिया होगा, एक दिया होगा, तीसरा चौथा पूछ लेगा, तो एकदम 110% फिक्स है। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा AD/AB इज इक्वल टू AE/AC, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया। जब दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया तो हो गया AD/AB छोटा ये हिस्सा अपन पूरा हिस्सा, AE/AC यानी ये हिस्सा अपन पूरा हिस्सा। तो हम लोगों ने क्या किया, AD/AB इक्वल टू AE/AC ऐड कर लिया। तो कॉन्सेप्ट थेल्स थ्योरम में 110% एकदम क्लियर है।
अब क्या करेंगे इसके आगे, देखिए इसकी प्रूविंग अगर आ जाती है तो 6 नंबर में आएगी। प्रूविंग हम आप लोग को हिंट दे रहे हैं, बहुत इजी है, ध्यान देखिएगा, गौर से इसको देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किस लाइन पे, एडी लाइन पे, और इधर से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर किस लाइन पे, ई लाइन पे। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये डॉटेड लाइन खींच रहा हूं बेटा इसलिए कि कोई भी ट्रायंगल में अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कभी कंप्लीट लाइन नहीं होती है, हमेशा टेम्परेरी लाइन होती है जिसको हम लोग डॉटेड लाइन कहते हैं। अब देखिए प्रूविंग करनी है हमको, AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन EC। तो जब हमको प्रूव करना है, इसका नाम हमने दे दिया मान लीजिए M और इसका नाम दे दिया N। तो जब आपको ट्रायंगल का सबको फार्मूला पता है कि किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो सबसे पहले हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, ये हमारे कलर वाले मार्कर देखिएगा कहाँ कहाँ चल रहा है। पहले हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, ये देखिए यहां से चलते हुए इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे। ये थोड़ा सा जो हल्का गाढ़ा कलर है इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइट हमेशा दोनों के केस में यही लेंगे। पहला ट्रायंगल कौन है इसमें, पहला ट्रायंगल होगा ADE और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, DBE। लेकिन हाइट दोनों ट्रायंगल के लिए कौन सा होगा, ME होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस ट्रायंगल में प्रूविंग के लिए, देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेंगे ADE में अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ले लेंगे, DBE में। आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या लेंगे AD अपॉन हाइट क्या लेंगे ME। दूसरे वाले में क्या लेंगे, हाफ इंटू बेस क्या ले लेंगे, बेस आपका ले लेंगे BD इंटू हाइट क्या लेंगे ED। तो ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये भी कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है AD अपॉन BD या DB। ये वाले इस लाइन से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन से चलेंगे, इस वाले पे जब चलेंगे तो ये होगा, ये वाले कॉन्सेप्ट। इस वाले में हाइट कौन सा लेंगे, हाइट हो जाएगा ये DN। तो DN के हाइट के लिए क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप इस वाले बेस से चलेंगे तो DCB। इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या लेंगे AE अपन हाइट क्या लेंगे DN अपॉन हाफ इंटू बेस क्या ले लेंगे EC और हाइट क्या ले लेंगे DN। तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां भी ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा AE अपॉन EC। देखो आया, लेफ्ट और राइट में दोनों वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आ गई। ये पहला प्रूविंग हो गया। तो थेल्स थ्योरम में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो एकदम 110% है कि आपके 10 से 12 नंबर के थेल्स पे मिलेंगे। वो कोई ऑब्जेक्टिव में होगा, कोई रिटन में होगा। तो हम आइए इस पे जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा वो तरीका बता दे रहे हैं। 2 ही पार्ट है, वो फट से देख लीजिए, फिर ट्रायंगल चैप्टर का कंप्लीट काम। इसमें हम आज आपको 10 चैप्टर तक के जो भी होंगे ट्रिग्नोमेट्री तक के बता देंगे, शॉर्टली जो क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो होगा नेक्स्ट आप टॉपिक कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम उस टॉपिक पे कल आपको बता देंगे। 2 टॉपिक बच जाएंगे। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए थेल्स थ्योरम ये दे दिया ABC। आपको पकड़ना कैसे कि थेल्स कैसे होगा, थेल्स इसलिए होगा कि किसी एक साइड के पैरेलल है। पहला पकड़ यह है कि कोई भी लाइन इसके पैरेलल मिल जाए तो समझ लिया थेल्स लगेगा। अब जैसे मान लीजिए 1.5 वैल्यू दिया, ये x दे दिया, ये 2.5 दे दिया, ये 3.5 दे दिया, तुरंत आप थेल्स थ्योरम लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन फिक्स है 1 नंबर का। इस पे क्या करेंगे, 1.5 अपॉन x इक्वल टू 2.5 अपॉन 3.5। कैसे लगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, 1.5 अपॉन x इक्वल टू 2.5 अपॉन 3.5। क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन x इक्वल टू 25/35। 5 से काट लीजिए, 5 बचे 25, 5 7 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 7 अपॉन 5। ठीक है, ये आप अपना कैंसिल आउट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे आपको हमेशा थेल्स थ्योरम के 1 नंबर क्वेश्चन एकदम लिखित मिलेंगे। आप इस पे दिमाग लगा लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, 3 वैल्यू दी होंगी, 1 निकालना होगा। अब इससे हट के क्वेश्चन जो पूछेंगे वो मैं बता दे रहा हूं क्या है। वो बताने के लिए मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यहां भी एक ट्रायंगल दिया होगा, लेकिन उसमें A, B
और सी वैल्यू दी होगी, उसमें क्या करेंगे आप देखिए, उस पॉइंट के वैल्यू के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ए डी होगा, ये ई होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको वैल्यू दी होगी 2 3, उसके बाद आपको दिया रहेगा बेटा 4 5, यहाँ दिया रहेगा x 9। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो वैल्यू होगी वो ये है कॉन्सेप्ट, तो क्या पढ़ेंगे, छोटा अपन ए फुल, यानी ये कम वाले हिस्से का अपन टोटल, यानी जो सेकंड कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो कम वाले हिस्से का कॉन्सेप्ट में देखिए ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, और लास्ट वाला जो बनेगा वो बन जाएगा आपका बेटा छोटा यानी डी अपॉन बी सी। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी का कंपेयर कर लेना है, चाहे इनसे इसका कंपेयर कर लेना है, चाहे आपका इससे इनका कंपेयर कर लेना है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, देखिए ए जो आएगी वैल्यू वो क्या है, ए की वैल्यू आप जान ही रहे हैं 4 अपॉन टोटल कितना है 9, ठीक है, इक्वल टू x अपॉन 9, तो 9 9 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ जाएगा सीधे आंसर x बराबर 4। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बनने लगे हैं आजकल कि जब हम देखेंगे कि ये वैल्यू आपका एक छोटा सा हिस्सा अपन पूरा हिस्सा लिया गया है, तो छोटा सा हिस्सा अपन पूरा हिस्सा लिया गया है, तो इस तरह कॉन्सेप्ट होगा x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं आजकल। तो ये आपका ट्रायंगल से समापन की तरफ है। एक जो प्रूविंग आएगी वो आएगी RHS पे प्रूविंग। मैं बता रहा हूँ जिस टॉपिक पे मैं बताया हूँ इसी टॉपिक पे हम पेपर बाद फिर वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे हट के नहीं होगा। टॉपिक पे देख लीजिए, इसमें जैसे ट्रायंगल के राइट एंगल RHS पे कैसे प्रूविंग आएगी। RHS में मैं देखा हूँ बहुत सारे प्रूविंग दिए हुए हैं, इसमें जब हम लोग एल्टीट्यूड्स ड्रा करते हैं तो वो 90 डिग्री पे होता है। ABC हमें क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इस पर टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। एक मीडियन होता है और एक 90 होता है। मान लीजिए ये मीडियन है और ये आपका क्या होगा, मीडियन लाइन हो गई AN, सिंगल देखिएगा, AN मीडियन हो गई और AM क्या हो गई, एल्टीट्यूड्स हो गया। देखने में मीडियन नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं AN मीडियन लाइन है और जो AM है वो एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स का मतलब यहां से सीधा लंब डाला गया है और एक माध्यिका डाली गई है। तो माध्यिका का काम होता है दो हिस्सों बराबर हिस्सों में बांटना, और मीडियन का काम होता है एक RHS तैयार कर लेना। RHS में क्या होगा, AC आपका हाइपोटेनिस होगा, कि आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे 90 के सामने ये भी आपका हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, और ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इस टॉपिक पे एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT के, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, वो इसी तीनों में से क्वेश्चन 100% आएगा। NCERT की बुक में जो भी 3 क्वेश्चन दिए एग्जाम्पल में, इनके कॉन्सेप्ट पे वो आपको पढ़ के जाना है। एक मीडियन जब दिया हो, और एक परपेंडिकुलर जब दिया हो, और एक बेस दिया हो। तो इस पे हम ज्यादा समय होने की वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन लेकिन आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट जो इसमें बनेंगे क्वेश्चंस, अब हम लोग आते हैं इसके आगे, ये ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति में खूब क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव में, वैल्यू से लगाए, 90 माइनस थीटा से लगाए, ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का हम क्वेश्चन एकदम एक एक बारीक से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है कि वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और वैल्यू के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। वैल्यू तो आप लोग याद ही कर लीजिए, साइन कॉस टेन के 0 से 90 तक के वैल्यू आपको आना ही चाहिए। तो पहला रूप जो बनेगा क्वेश्चन, वो बनेगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग को अच्छे से पता है 1/2 होगी, ठीक। साइन का कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो कोसेक 45 की वैल्यू आप लोग को पता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो कोसेक की कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपको अलग अलग बनाने को आएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोसेक 45 की वैल्यू √2, तो ऐसे वैल्यू आ सकता है। आएगा क्या वैल्यू पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो बनेगा, ये पहला क्वेश्चन मतलब ये समझ लो पेपर हो रहा है हल, पेपर इसको समझ के बोर्ड का करके जाना, और 100% क्वेश्चन एक को छूटेगा नहीं। जैसे साइन 45 इंटू कोसेक 30 प्लस कोसेक 45
इंटू साइन 45। तो आप क्या करेंगे, अब भाई ये क्वेश्चन कब हल हो पाएगा, जब आपको वैल्यू पता होगा। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी आप लोग को अच्छे से पता होगा, 1/√2। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, √2। साइन 45 वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कटेंगे तो √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2 + 1 आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा क्योंकि वैल्यू वाले क्वेश्चन है ना, तो वैल्यू वाले खाली वैल्यू रखनी है, गुणा भाग करनी है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। साइन 45 वैल्यू 1/√2, कोसेक 30 क्योंकि साइन 30 1/2 होता है तो कोसेक 30 2 हो जाएगा। कोसेक 45 क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है तो कोसेक कितना हो जाएगा, √2, और साइन 45 वैल्यू पता है कि 1/√2 होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये 100% से फिक्स है। दूसरा क्वेश्चन, साइन दिया होगा, साइन थीटा बराबर दिया होगा, tan थीटा पूछ लेना, cos थीटा पूछ लेना, ये इनके क्वेश्चंस में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। मान लीजिए साइन थीटा बराबर दे दिया 2/3 और आपसे पूछ लिया कि बताइए cos थीटा कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, तुरंत बनाएंगे एक ट्रायंगल जिसमें देंगे थीटा और ये देंगे 90। साइन थीटा बराबर क्या होता है, सबको पता है, लंब बटे कर्ण, हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपन सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 2, कर्ण कितना है 3, तो आधार आप लोग निकाल ही लेंगे। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 9 - 4 कितना हो जाएगा, √5। ये आ जाएगा कितना, 9 - 4 √5 आ जाएगा आधार। अब पहला काम यही करिएगा, हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन पे भूल गए होंगे आप लोग, शुरुआत में पढ़े होंगे, गौर करिएगा। साइन थीटा दिया होगा, cos थीटा मान लीजिए पूछ लिया तो कितना आएगा, तो cos थीटा नहीं, दुनिया का कौनो थीटा पूछे, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन थीटा से तुरंत बना लेना ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनाने के बाद साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, लंब बटे कर्ण, फिर आप लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर 9 हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 4, 9 - 4 5 √5 आ जाएगा आपका क्या, बेस। अब cos थीटा है, फॉर्मूला पता है, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है √5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3, ये आ जाएगा आपका cos। tan पूछना है tan, कोट पूछना है कोट, कोसेक पूछना है कोसेक, कोई भी थीटा पूछे आप निकाल लेंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन आउट हो गया आपका त्रिकोणमिति का, 110% नहीं आएगा, वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसमें एक भी दागी नहीं कि क्वेश्चन ना मिले आपको। उसके बाद जो इसमें पड़ेगा, जो बेसिक से हट के थोड़ा सा जो ऊंचा लेवल का आएगा, वो आएगा, एक रेशियो वाले हो गए, एक ये हो गया, एक आता है एंगल डाइवर्जन का। पिछली बार क्वेश्चन आया, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इसे चलते चलते पीछे से दे दिया tan 89 डिग्री, फिर tan 80 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन करके आ गया था और बच्चे हो गए थे बेहोश। तो इसमें देखो बेहोश नहीं होना है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है। 1 डिग्री से 89 का कॉन्सेप्ट होता है, 1 हो जाएगा। 2 डिग्री से 88 का कॉन्सेप्ट होता है, 1 हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि बीच में एक जगह 45 जरूर आएगा, 1 से लेके 89 के बीच, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा tan 90 क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको पता sin 90 अपन cos 90 जो होगा इन्फिनिटी हो जाता है, और tan 90 दे देगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और कोई हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर दुनिया का हर एक नंबर आता है। अब उसके इन्फिनिटी जिसका कोई अंत ना हो, अपरिभाषित। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं जो बन गए, पिछली बार तो आ गया, इस बार जो है एकदम बिंदास होके जाइए पेपर देने, पेपर पढ़ के जाइएगा, जितना वीडियो बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन टॉपिक से हट के होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम वीडियो पेपर बाद फिर वीडियो बनाऊंगा। अब आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया साइन 43 डिग्री। अब आपको वैल्यू तो पता नहीं है, नीचे लिखा हुआ है धीरे सा साइन कॉस 43 और साइन 47 डिग्री। तो सबसे पहला काम जो है मैं आपको बता दूं कि ये आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि साइन और नीचे कास हो, तो इनका आंसर डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हल मत करिएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मैं आपको दिमाग के लिए बता दूं, दोनों को चुपचाप जोड़िएगा। अगर 90 आ रहे हैं तो उसका आंसर 1 ही होगा, दूसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। तो देखिए 90 जिसे 4 3 7 3 10 4 80 90 कितना हो जाएगा, 90 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हल करने की जरूरत नहीं, 1 लिखो, खत्म, ये आंसर है। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका,
अगर आपको करना है तो आप बदल के भी कर सकते हैं। जैसे आपको मैं दे दूं साइन कास में जाना है, तो आप क्या करेंगे, ये नीचे वाला मैं बदल रहा हूं, 43 रहा होगा, नीचे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा रहा होगा, और 90 माइनस 43 इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपका जब ये रहा होगा तभी तो ये आया होगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा कितना 47 बेटा, यहाँ 47 होगा, तो ये हो जाएगा कितना साइन 43 डिवाइडेड बाई साइन 43, और दोनों काट दोगे तो क्या आ जाएगा 1। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपका ये रहा होगा तभी आया होगा। तो इस पे एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है 110%, एक क्वेश्चन फिक्स है, साइन 43 अपॉन कास 47 इक्वल टू 1। साइन 43 लिख दिया आपने, साइन 90 माइनस 47 लिखा इसलिए क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है बेटा, ये भी लिख भी लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। क्यों होता है, क्योंकि आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस में हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है, टेन कॉट में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री में छोटे छोटे क्वेश्चन, इनसे ज्यादा नहीं बनेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनेगा, वो ये बनेगा एंगल निकालना। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल का आजकल ज्यादा चल रहा है कॉन्सेप्ट। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री ये लास्ट है, यहाँ तक आज वीडियो देंगे, उसके बाद आप कमेंट में बता देंगे हमको कि कौन सा किस टॉपिक पे कठिन लग रहा है आपको, वो आज ही रात को आप मैसेज कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम कल वहीं सुबह बना के दे देंगे आपको। उसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक पर अगर डीपली नॉलेज लेना होगा तो भी आप उसमें बॉक्स में कर दीजिएगा इनबॉक्स मैसेज, तो हम आपको उस पर विस्तृत जानकारी दे देंगे। ये मैं शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ, ये मान करके कि आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की होगी, उस हिसाब से जल्दी हो जाएगा। जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मैं हल करके भी बता रहा हूँ छोटे छोटे। तो देखिए जो अलग आएगा वो क्वेश्चन वो आएगा, जैसे साइन 3a इक्वल टू कॉस 2a, या हम ये कह सकते हैं हाँ cos 2a, वेयर a इज एक्यूट एंगल, एक्यूट। ठीक है बेटा, एक्यूट और ऑब्ट्यूस का केस आने लगा है आजकल। एक्यूट एंगल होने का मतलब यह है कि जो 0 से 90 के बीच हो, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से 180 के बीच में हो। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि साइन 3a कभी भी, ये याद रखना, कभी भी हम कंपैरिजन हमेशा सेम रेशियो का करते हैं, अलग अलग रेशियो का नहीं करते हैं। अभी आप थोड़ा बड़े क्लासों में चले जाएंगे तो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, सामान्य समीकरण, आपको त्रिकोणमिति का सामान्य समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं बता दूं साइन 3a यहाँ तो रहने दीजिए, इज इक्वल टू कॉस को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2a। बस बेटा इतना कन्वर्जन है, 4 नंबर का क्वेश्चन लगा के आओगे। पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी आया था, और इस बार हो सकता है हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन ही आ जाए, लेकिन आप इसको पढ़ के जाएंगे, रूप सबका एक ही है। तो ये हो जाएगा साइन 3a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको अभी बताया, कॉस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 90 माइनस 2a लिखा। तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 2a। अब तो रेशियो इक्वल हो गया, जैसे ही अनुपात बराबर होते हैं एंगल का कर देते हैं कंपैरिजन, तो क्या आ जाएगा 3a इक्वल टू 90 माइनस 2a, यानी क्या आ जाएगा 3a प्लस 2a इक्वल टू 90, 5a इक्वल टू 90। अब आपका डिवीजन आपको आता होगा 90 अपॉन 5, 80 डिग्री आ गया ए। एंगल ये 80 डिग्री आ गया, यानी 80 डिग्री तो आपको पता है 0 और 90 के बीच में आता है, इट्स एक्यूट एंगल। ये क्वेश्चन मॉडिफाइंग क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, 110% आएगा इस पे। आने का मतलब आ रहा है। आगे है आपका पॉइंट। अब इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बता नहीं, मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दी है। और हाइट और डिस्टेंस पे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की कोई भी एग्जांपल आप छोड़ के मत जाइएगा। हाइट और डिस्टेंस के जो भी एग्जांपल एनसीईआरटी पे हैं वो 110% आपको कर ही के जाना है। देखिए हाइट और डिस्टेंस क्वेश्चन 3 तरीके से बनने के चांस ज्यादा हैं। पहला तरीका ये क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन अगर हाइट और डिस्टेंस में एक नंबर का क्वेश्चन अगर बन पाता है कोई, तो वो मेरे ख्याल से ये बन पाता है कि कोई भी एक हाइट है, कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई एक प्लांट है जिसपे एक प्लांट है और ये एक सम डिस्टेंस यानी जितनी हाइट प्लांट गिर गया है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा 100%। ये पेड़ है और पेड़ गिर करके जमीन पे लग गया है, जिसकी हाइट सेम है,
इसकी लेंथ क्या है, सेम है। ये 5 मीटर का पेड़ था तो गिरेगा जमीन पे तो 5 मीटर होगा। जड़ से टूट के गिरा, यहाँ से, ऊपर से कहीं से नहीं, यहाँ से ओरिजिन से टूट के जमीन पे गिर गया है। तो बताइए कि उन पेड़ का शीर्ष से, यानी उस पेड़ के शीर्ष से यानी टॉप से यहाँ के जो एंड पॉइंट है इसका एंगल कितना होगा, यानी थीटा पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि आसानी से लगा लोगे, tan लगेगा। और हमेशा एक चीज और जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में अगर दो साइड इक्वल हो तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, 45 डिग्री पे। तो ये क्वेश्चन हाइट डिस्टेंस पे 1 नंबर मेरे मन में आया भी, इसलिए मैंने बता दिया। 110% ये बनेगा। कभी भी अगर ऐसा कोई प्लांट बनता है और वो यहाँ पे गिर जाता है सेम हाइट पे, तो थीटा 45 डिग्री पे होता है, क्योंकि इक्वली आइसोसेलेस राइट एंगल इसको बोलते हैं। ये जो ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, ये कर लेंगे। उसके बाद हाइट डिस्टेंस में क्वेश्चन क्या बनेगा, हाइट डिस्टेंस में क्वेश्चन बनने के जो चांस है वो बनता है बेटा 2 बिल्डिंग और 1 टावर का क्वेश्चन, वो इस तरह से बनता है। इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन है, क्योंकि 2 एंगल होते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से टॉप का ऐसे देखते हैं ऊपर की तरफ, और डिप्रेशन मतलब होता है बेटा नीचे की तरफ ऐसे झुका होगा, ये एंगल बना होगा ऐसे। तो जो डिप्रेशन एंगल होगा वो यहाँ पे दिए रहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका ये डिप्रेशन एंगल ऊपर से टॉप से मेजर किया जाएगा, एक एंगल, और ये जैसे मान लीजिए कोई और हाइट जा रहा होगा यहाँ से। तो इस पे एक क्वेश्चन बेटा 110% आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस केस में हम केस बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नहीं। तो इस केस में मान लीजिए अल्फा एंगल है इतना हिस्से का, और पूरा जो एंगल है वो बीटा है, तो ये भी आपका बीटा हो जाएगा, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। हमेशा कभी भी सॉल्यूशन हम लोग हमेशा डिप्रेशन एंगल से नहीं करते हैं, सॉल्यूशन हमेशा एलिवेशन से करते हैं, इंडियन कोड से करते हैं, और नॉन कोड से नहीं करते, ध्यान रखना। तो पहले हम लोग यहाँ से 2 लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, जितना अल्फा यहाँ उतना अल्फा नीचे, और जितना बीटा ऊपर से यहाँ उतने बीटा नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका वो जो हाइट और डिस्टेंस में बनने के चांसेस हैं। तो हाइट और डिस्टेंस के भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में केवल एक बनेगा, मैं बता रहा हूँ, और ये बन रहा 100%, 45 डिग्री का ऑप्शन जरूर होगा आपका। तो ये, और इसमें जो 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे उसमें यही क्वेश्चन बनेंगे कि एलिवेशन और क्या नाम है डिप्रेशन एंगल दोनों को काउंट किया जाएगा। काउंट करने के बाद आपको वैल्यू, कभी हाइट पूछी जाती है, कभी लेंथ पूछी जाती है, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री के आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपका आता है बेटा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, सर्कल का कंस्ट्रक्शन जरूर बनेगा। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन में रेशियो के क्वेश्चन आना बिल्कुल मस्ट है। वो ये होगा जैसे 7:5 के पार्ट टाइम्स डिवाइड हो गया कोई ट्रायंगल, तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ कैसे बनता है। देखिए, मैं एक ट्रायंगल बनता है, देखिए ध्यान से जरा इसको देखिएगा। एक ट्रायंगल बनता है 7:5, मैं ट्रिकी बता रहा हूं कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट दिया होगा तो कैसे बनाएंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले आप, तो ट्रायंगल के लिए आपको तीनों साइडें दी रही होंगी, हम इतना ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले इस पे। तीनों साइडें आपको दी रही होंगी। ये आपका ट्रायंगल, मान लीजिए 5 दिया है, ये कोई एंगल दिया 60 डिग्री, और ये 3 दिया है, तो आपने बना लिया, ट्रायंगल बन गया, जिसका नाम हमने दे दिया ABC। अब क्या किए, आप एक बनाएंगे एक्यूट एंगल नीचे की तरफ। जब एक्यूट एंगल बनाएंगे उसके बाद मैक्सिमम जो सेक्शन होंगे, सेक्शन मैक्सिमम कितने हैं, 7 कटिंग मारेंगे आप इस पे। फिर क्या करेंगे, इस साइड को बढ़ाएंगे। 7 कटिंग के बाद इस साइड को तो आप बढ़ा देंगे। 7 कटिंग के बाद ये ध्यान रखिएगा कि जो 5वां पॉइंट है और यहां से जो 7वां इन्होंने लास्ट में खींची है, इनको हम लोग यहां मिला देंगे, और इनको 7:5 है, 5 वाले हिस्से पे इनको मिला देंगे। अब सेम चीज इस लाइन को बढ़ाएंगे, इनके पैरेलल लाइन ये खींच देंगे, ये आपका कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। ये वो कंस्ट्रक्शन है जब आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, उस ट्रायंगल को बढ़ाना होता है, एक्सपेंड करना होता है। तो एक्सपेंड करने वाले 7:5, 3:5, 2:5, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चंस आते हैं किसी ट्रायंगल को बड़ा करने वाला, तो ये है आपका 7:5, मतलब ये इन्होंने ये बोला है कि ट्रायंगल को 7/5 गुना कर दे रहे हैं या 3/5 गुना कर दे रहे हैं। तो ये एक पॉइंट इसका था। एक इसी में कंस्ट्रक्शन आता है आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। एक आपको एक्यूट एंगल बनाना होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर कोई लाइन खींच दिया, मैं समझा रहा हूं इसको, आप लोग ध्यान रखिए। इसी टॉपिक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है AB, और इसमें बोल दिया कि इनको डिवाइड करो 3:5 के टर्म में। तो 3:5 का मतलब कि पहले टोटल जोड़ देंगे, सेक्शन कितने काटने हैं, सेक्शन टोटल काटने हैं 8,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेक्शन आप काट देंगे। और आठों के बीच जो का सेक्शन में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आठों के बीच की जो गैप है वो इक्वल गैप होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग एक्स लाइन पे खींच रहे हैं, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ठीक है, 8 सेक्शन हो गए। अब तुरंत आप क्या करेंगे, 3 वाले सेक्शन को मिला देंगे, लास्ट वाले को सेक्शन को मिलाते हैं लास्ट से, और इसी के पैरेलल, कुछ लोग पैरेलल लाइन नहीं खींचते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पैरेलल लाइन खींचनी है तो दो कॉन्सेप्ट है। एक तो स्केल को आप इसके सहारे लेके आइए और स्लाइड करते हुए डाउनवर्ड में आइए। पहला पैरेलल लाइन जो बिना किसी एंगल वैंगल के खींचना हो, अगर पैरेलल लाइन, तो आप क्या करेंगे, स्केल इस पर रख लेंगे। लास्ट वाले तो मिला ही लेंगे आप लोग, लास्ट वाले से जब एंगल ऐसे रखते चले जाएंगे, किस सेक्शन पे जाना है 3, तो आप ऊपर से हल्का स्लाइड करते आइएगा नीचे की तरफ। जब नीचे आप स्लाइड करते आएंगे तो आपका लाइन एकदम सीधी खींची जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लाइनें गलत है। आप मिला लीजिए, मैंने भी लाइन खींची है। जब भी लाइन खींचेगा आपको एकदम पैरेलल लगना चाहिए, देख के लगना चाहिए कि हाँ पैरेलल, ताकि कोई आपकी गलती को पकड़ ना पाए। पहला तरीका। दूसरा, इसका नाम सी दे दिया हमने। अगर आपको मान लीजिए खींचना है एंगल से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ का एंगल पता करिए, उतना एंगल यहाँ बना दीजिए, या तो ये टॉप का एंगल पता करिए, उतना एंगल यहाँ बना दीजिए, मिला दीजिए, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। पहला लाइन खींचने का तरीका है वो छोटे क्लास में बताया गया होगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन भी कवर कर लिए हैं, लेकिन जो 3-4 चैप्टर अभी रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ये जितना बताया गया है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको आप पढ़ के जाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस जितने टॉपिक बताए गए हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है या उसका एक्सप्लेनेशन कर देना चाहिए, तो आज ही कमेंट में आप बता दीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग रात को ही, आज शाम को ही वीडियो बनाएगा, आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।